नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। स्वागत है आपका। रात के 10 बज रहे हैं आज तक पर आप देख रहे हैं 10 तक। और आज खामनेई के बेटे मुश्तबा को लेकर 2 खबरें आई। ईरान से आई खबर में दावा किया गया कि मुश्तबा को सुप्रीम लीडर बना दिया गया है। मतलब खामनेई की मौत के बाद अब ईरान की कमान उनके बेटे मुश्तबा को सौंप दी गई है। वहीं दूसरी बड़ी खबर में दावा किया गया कि इजरायली हमले में मुश्तबा बुरी तरह से घायल हुए हैं। अब सवाल यही कि मुश्तबा जख्मी है या नहीं। आखिर मुश्तबा की मिस्ट्री क्या है, क्यों है, आपको डिटेल रिपोर्ट में हम दिखाएंगे। उससे पहले युद्ध से जुड़ी 10 बड़ी खबरें आइए आपको दिखाते हैं। खबर नंबर 1, ईरान में मुश्तबा खामनेई को सुप्रीम लीडर चुना गया, लेकिन इजराइल का दावा हमले में बुरी तरह घायल हैं खामनेई के बेटे मुश्तबा। टाइम्स ऑफ इजराइल में छपी रिपोर्ट के मुताबिक एयर स्ट्राइक में बुरी तरह जख्मी हो गए थे, लेकिन घायल होने से जुड़ी पुख्ता जानकारी सामने नहीं आई। जंग शुरू होने के बाद से अभी तक मुश्तबा सार्वजनिक रूप से दिखाई नहीं दिए हैं। खबर नंबर 2, अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने ईरान युद्ध को लेकर एक बड़ा बयान दिया। दावा किया कि तेहरान के साथ जंग खत्म करने का फैसला इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू के साथ चर्चा के बाद आपसी सहमति से लिया जाएगा। ईरान में ऑपरेशन अमेरिका और इजराइल ने मिलकर शुरू किया तो खत्म भी मकसद पूरा होने के बाद किया जाएगा। खबर नंबर 3, ईरान के डिप्टी हेल्थ मिनिस्टर अली जाफियान ने बीते 9 दिनों में 1558 ईरानी नागरिकों के मारे जाने की पुष्टि की, जबकि घायलों की संख्या 12,000 के पार। मीनाब एलिमेंट्री स्कूल में हुए हमले में 168 बच्चों की मौत हुई थी। तेहरान टाइम्स ने हमले में मारे गए बच्चों की तस्वीरें पहले पन्ने पर छापी। अमेरिकी राष्ट्रपति से सवाल, बच्चों की मौत पर कब तक झूठ बोलता रहेगा अमेरिका? खबर नंबर 4, बहरीन की सबसे बड़ी तेल रिफाइनरी बाबको को ईरान ने ड्रोन से बनाया निशाना। रिफाइनरी के आसपास धुएं का गुबार दिखा। ड्रोन हमले के बाद तेल रिफाइनरी को बंद कर दिया गया है। कंपनी का दावा, ईरान के हमले से रिफाइनरी को बड़ा नुकसान। आने वाले दिनों में तेल सप्लाई पर पड़ेगा असर। सबसे पहले ईरान ने सऊदी की सबसे बड़ी तेल रिफाइनरी को बनाया था निशाना। खबर नंबर 5, तेहरान में 3 बड़े तेल डिपो पर अमेरिका और इजराइल ने बरसाए बम। इजरायली सेना के मुताबिक तेहरान में कई तेल डिपो कॉम्प्लेक्स को निशाना बनाया गया। ईरान मीडिया का दावा, साउथ तेहरान में एक बड़े तेल डिपो पर हमला हुआ। युद्ध शुरू होने के बाद ये पहली बार है जब ईरान के तेल डिपो को टारगेट किया गया। हमले के बाद ईरान की अमेरिका और इजराइल को सीधी धमकी, अगर ईरान की तेल रिफाइनरी पर हमले जारी रहे तो ईरान भी ठीक ऐसे ही जवाबी कार्रवाई करते हुए मिडिल ईस्ट की तेल रिफाइनरियों पर विध्वंसक मिसाइलों से हमला करेगा। खबर नंबर 6, ईरान के हमलों को देखते हुए तुर्की ने नॉर्दर्न साइप्रस में 6 F-16 लड़ाकू विमान और एयर डिफेंस सिस्टम को तैनात किया। तुर्की रक्षा मंत्रालय ने बयान जारी करते हुए कहा, मौजूदा हालात को देखते हुए ये कदम उठाया गया। अगर आने वाले दिनों में पूरे इलाके में हालात और बिगड़ते हैं तो सुरक्षा के लिहाज से लड़ाकू विमानों की तैनाती बढ़ाई जाएगी। बड़ी बात यह है कि तुर्की की तरफ से दागी गई मिसाइल को नाटो के एयर डिफेंस सिस्टम ने इंटरसेप्ट करके मार गिराया था। खबर नंबर 7, इजरायली सेना की तरफ से ईरान के अलग अलग शहरों में सैन्य ठिकानों पर बमबारी जारी है। IRGC के अहम ठिकानों को निशाना बनाया गया। इस्फहान में IRGC का पुलिस मुख्यालय और एक कमांड सेंटर हमले में तबाह। इजरायली दावे के मुताबिक हमले में रॉकेट इंजन बनाने वाली फैक्ट्री और लंबी दूरी की मिसाइलों के लॉन्च साइट को भी टारगेट किया गया। खबर नंबर 8, तुर्की, साइप्रस और अजरबैजान पर हुए हमलों से ईरान का इनकार। कहा, इन देशों पर हुए हमलों में ईरान की जमीन से कोई हमला नहीं किया गया। एक दिन पहले ईरान के राष्ट्रपति ने मिडिल ईस्ट पर हुए हमलों को लेकर मांगी थी माफी। खबर नंबर 9, ईरान ने इजराइल की राजधानी तेल अवीव पर किया बड़ा मिसाइल हमला। 10 से ज्यादा मिसाइलें दागी,
सभी मिसाइलों को रोकने में इजराइल का एयर डिफेंस सिस्टम नाकाम। हमले में कई नागरिकों के घायल होने की खबर, जबकि एक नागरिक की हुई मौत। खबर नंबर 10, ईरान युद्ध के बीच संसद में विदेश मंत्री जयशंकर का बयान। कहा, जंग के बीच मिडिल ईस्ट से 67,000 नागरिक वापस लौटे। मिडिल ईस्ट और ईरान में फंसे देशवासियों की सुरक्षित वापसी के लिए केंद्र सरकार मिशन मोड पर काम कर रही है। सरकार की प्राथमिकता यही है कि सभी नागरिकों की वक्त रहते सकुशल वापसी हो। आज तक ब्यूरो। और इस युद्ध का दुनिया भर पर असर पड़ना शुरू हो गया है। तेल महंगा हो रहा है। एक बड़ी खबर इस समय आ रही है, वॉर ब्रेकिंग में पाकिस्तान से यह खबर आ रही है। तेल संकट युद्ध के बाद पाकिस्तान में गहरा गया है और सभी सरकारी दफ्तरों को सिर्फ 4 दिन खुलने के आदेश दे दिए गए हैं। सरकारी ऑफिस हफ्ते में सिर्फ 4 दिन खुलेंगे, यानी कि 3 दिन की छुट्टी। 50% सरकारी कर्मचारी ही स्टाफ जो है वो आएगा, ऑफिस आएगा, बाकी सब घर से काम करेंगे। 60 दिन तक सरकारी तेल कोटे में कटौती कर दी गई है और ये पहले से ऑफिस 4 दिन खुले। सुमित, किस तरह से ये जो रिफाइनरीज पर हमले हो रहे हैं और पाकिस्तान से ये खबर आई, इसका कितना असर पड़ेगा? लेकिन हम सुमित आपके पास आए उससे पहले श्वेता सिंह सीधे इजराइल से हमारे साथ हमारी संवाददाता जुड़ चुकी हैं। श्वेता, मुश्तबा घायल हैं और इजराइल ने यह साफ कह दिया है कि अब निर्णायक हमला हम करेंगे। किस तरह से अब ईरान पर निर्णायक हमले की तैयारियां चल रही हैं? श्वेता, निर्णायक हमले की तैयारी इस हिसाब से भी चल रही है सईद, क्योंकि ईरान की तरफ से जो क्लस्टर बॉम्ब्स दागे गए हैं इजराइल के ऊपर, जिसकी वजह से आज मैं खुद देखकर आई हूं और हम जल्दी आज तक पर आज रात से लेकर कल तक में वो एक्सक्लूसिव रिपोर्ट देखेंगे किस तरीके से आईडीएफ की तरफ से यानी इजरायली सेना की तरफ से इस बात की पुष्टि की जा रही है। और सुमित भी समझेंगे इस बात को कि क्लस्टर बॉम्ब से कितना बड़ा नुकसान जो सिविलियन से उनको होता है। अब इजराइल जो है वो केवल इस बात को लेकर नहीं कि ईरान ने क्या एक परमाणु ताकत बन सकता था जिसको खत्म करना है, खामेनेई की लीडरशिप, क्या वहां पर सुप्रीम लीडर को बदलना, वहां के सर्वोच्च नेतृत्व को बदलना, बल्कि उसके अपने नागरिकों को चूंकि उनकी जान गई है, इस वजह से वो ताबड़तोड़ जवाबी कार्रवाई में भी लगा हुआ है। आज जब 8 बजे जब खबरदार हम कर रहे थे, उस समय भी अचानक 6 धमाके एक के बाद एक सुनाई दिए, लेकिन चंद ही मिनटों में यहां से हिजबुल्लाह के उस टारगेट को, उस लॉन्चर को बर्बाद कर दिया गया। इजराइल कुछ इस तरीके से फौरन अपना पलटवार भी करता है और उसके साथ ही अगर उसका ईरान को लेकर एक दिमाग में खाका है कि किस तरीके से वो बदलाव करेगा, और अगर बेंजामिन नेतन्याहू पहले ये कह चुके हैं कि चाहे कोई भी सक्सेसर हो, अगर वो इनकी सोच के अनुकूल नहीं होगा तो उसको उस पर प्रहार किया जाएगा, और यही चीज हम देख रहे हैं। सही, ठीक है, हमारे साथ लगातार आप रहेंगे। लेकिन एक और बड़ी खबर इस समय आ गई और यह खबर आई है तुर्की के राष्ट्रपति की तरफ से। तैयब एर्दोगान का बयान आया है और वो बयान उन्होंने दिया है कि बातचीत से तनाव को कम किया जाए। तुर्की के राष्ट्रपति, तुर्की पर भी हालांकि हमला हुआ था, लेकिन अब वो ये कह रहे हैं अपने देश की रक्षा के लिए जरूरी कदम हम भी उठा रहे हैं। श्वेता, तुर्की अब बातचीत की पेशकश कर रहा है, क्या इस तरह की और भी पेशकश हो रही है? और क्या आपको लगता है कि 10 दिन बाद, 11 दिन बाद अब बातचीत की तरफ देश मुड़ना शुरू होंगे? उम्मीद करते हैं, लेकिन सबसे बड़ी चीज है कि तुर्की की तरफ से ये अपील हो, या इससे पहले हमने संयुक्त अरब अमीरात की तरफ से ये देखा था कि आखिर सभी देश क्यों इसमें खिंचे जा रहे हैं। सीधी सी बात है कि अमेरिका से कौन बात करेगा, अमेरिका को कौन समझाएगा कि ये युद्ध रोको। वो डोनाल्ड ट्रंप जो बाकी सारे युद्ध के लिए कहते रहे हैं कि उनके कहने पर वो युद्ध रुके हैं, वो खुद को कहेंगे या फिर किसी के कहने पर वो देखेंगे? वो तो कॉस्ट ऑफ वॉर की बात करते हैं और कॉस्ट ऑफ फ्रीडम की बात करते हैं कि जो आजादी है वो मुफ्त की नहीं आती है। और इसीलिए उन सारी चीजों को देखते हुए सबसे बड़ा संशय तो यही है कि कौन किससे बात कर रहा है, कौन किसको इन्फ्लुएंस कर रहा है कि ये युद्ध खत्म करो। ठीक है सुमित, क्या आपको लगता है कि अभी इसकी कोई संभावना नहीं है, भले ही तुर्की के राष्ट्रपति कह दें, यूएई की तरफ से ये आ जाए कि बातचीत आप कीजिए, अभी वो समय नहीं आया है? देखिए, इसके 2 मायने हैं। इस समय बातचीत सिर्फ और सिर्फ आप युद्ध खत्म करने के लिए नहीं, इसके दायरा बढ़ने को लेकर भी है। बातचीत इसलिए भी है क्योंकि अब ईरान की तरफ से ये मेजर्स ले जा रहे हैं कि वो हर मुल्क के खिलाफ वो
कड़े कदम उठाने के लिए तैयार है, जहां से या तो अमेरिका अटैक कर रहा है या फिर अटैक करने की कोशिश कर सकता है। आपको याद होगा कि अजरबैजान के इलाकों से भी लगातार ईरान की तरफ से साफ तौर पर कहा गया कि कई रिबेलियंस है जो उनके इलाकों में घुस सकते हैं, और ऐसी बातें तुर्की के लिए भी कही जा रही है, क्योंकि तुर्की का सपोर्ट जो है या क्लोजनेस जो है अमेरिका के साथ लंबे समय तक रही है। तो ऐसे में अब ये बात तुर्की अगर कह रहा है कि बातचीत से माहौल को ठीक किया जा सकता है, बातचीत आगे की जा सकती है, और ये तब कहा जा रहा है जब नए सुप्रीम लीडर के नाम का ऐलान किया जा चुका है। नए सुप्रीम लीडर के ऊपर यह कोशिश की जा रही है कि दबाव बनाया जाए, उनको कोशिश की जाए, मनाया जाए कि कम से कम अब जो चीजें हैं वो कंट्रोल की जाए, इसका दायरा ना बढ़े, क्योंकि दायरा तो देखिए ईरान मान चुका है कि वो इजराइल के खिलाफ या अमेरिका के खिलाफ अपने संघर्ष को लंबे समय तक जारी रखेगा, लेकिन दायरे को कंट्रोल करने के लिए बातचीत की बात कही जा रही है। ठीक है, बात करेंगे ईरान के नए सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामनेई की। जी हां, अयातुल्लाह अली खामनेई की मौत के बाद मुश्तबा खामनेई को सुप्रीम लीडर बनाते ही ईरान में सत्ता और सेना उनके समर्थन में एकजुट हो गई है। IRGC ने अपने नए नेता के आदेश के लिए जान देने की कसम खाई है, और इसके तुरंत बाद ईरान ने मिसाइल हमले काफी तेज कर दिए हैं। खाड़ी में जारी युद्ध और तेज होने लगा है, लेकिन इस बीच दावा यह भी किया गया कि मुश्तबा घायल हो चुके हैं। तो आइए हम आपको दिखाएं कि अब आगे क्या होने वाला है। मुश्तबा के सुप्रीम लीडर बनते ही क्यों बदल गए ट्रंप के सुर? IRGC का मैसेज क्लियर है, मुश्तबा के लिए जान भी देने को तैयार है। ईरान के नए सुप्रीम लीडर का बड़ा दावा, युद्ध में घायल हुए मुश्तबा खामेनेई। इधर सुप्रीम लीडर बने मुश्तबा, उधर इजराइल के खिलाफ ईरान के हमले तेज। अब क्या है ईरान का अगला प्लान? घायल मुश्तबा कितने घातक? अयतुल्लाह अली खामेनेई की मौत के बाद अब उनके बेटे मुश्तबा खामेनेई को ईरान का नया सुप्रीम लीडर चुन लिया गया है। इसने ईरान की इस्लामिक सरकार के समर्थकों के अंदर एक नया जोश भर दिया है। आप देख सकते हैं कैसे मुश्तबा खामेनेई के समर्थन में लोग सड़कों पर उतरे हैं और नारे लगा रहे हैं। ईरान के सरकारी टीवी चैनल ने ये वीडियो जारी किया है, जिसमें अल्लाहू अकबर, खामेनेई रहबर के नारे लगाकर नए सुप्रीम लीडर का समर्थन किया जा रहा है। और नए सुप्रीम लीडर के आते ही ईरान ने इजराइल के खिलाफ जोरदार हमला बोल दिया है। अब ये वीडियो देखिए कैसे इजराइल में यरूशलेम के ऊपर ईरान की बैलिस्टिक मिसाइलें उड़ती हुई दिखाई दे रही हैं, बम गिरा रही हैं। आपको बता दें कि ईरान में असेंबली ऑफ एक्सपर्ट्स 88 सदस्यीय धार्मिक संस्था है, जिसकी जिम्मेदारी सुप्रीम लीडर को चुनने की थी। संस्था के एक बयान को सरकारी टीवी पर एंकर ने पढ़कर सुनाया, जिसमें कहा गया है कि युद्ध के बेहद गंभीर हालात और हमारी संस्था के खिलाफ दुश्मनों की सीधी धमकियों के बावजूद और असेंबली ऑफ एक्सपर्ट्स के सचिवालय के दफ्तरों पर बमबारी से उसके कई कर्मचारियों और सुरक्षा टीम के सदस्यों के शहीद हो जाने के बावजूद इस्लामी व्यवस्था के नेतृत्व के चयन और उसकी घोषणा की प्रक्रिया एक पल के लिए भी नहीं रुकी। अमेरिका और इजराइल के हमलों में ईरान के सर्वोच्च नेता अयतुल्लाह अली खामेनेई के मौत के बाद कई लोगों को आशंका थी कि उनके बेटे मुश्तबा खामेनेई भी मारे गए हैं। कई दिनों तक मुश्तबा के बारे में कोई खबर नहीं आई, लेकिन 3 मार्च को ईरान के सरकारी मीडिया ने बताया कि मुश्तबा जिंदा हैं और देश के महत्वपूर्ण मामलों पर सलाह मशविरा और समीक्षा में लगे हुए हैं। आपको ये भी बता दें कि मुश्तबा खामेनेई को लेकर न्यूज आउटलेट ईरान इंटरनेशनल का दावा है कि वो इस समय चल रहे युद्ध में घायल हो चुके हैं। हालांकि ये कब और कैसे हुआ, इसके बारे में नहीं बताया गया है। मुश्तबा खामेनेई के सुप्रीम लीडर बनते ही ईरान की सबसे ताकतवर सैन्य संस्था इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स यानी IRGC ने उनके प्रति पूरी निष्ठा जताई है। IRGC ने बयान जारी कर कहा है कि वो नए सुप्रीम लीडर के दिव्य आदेशों का पूरी तरह पालन करेगी और जरूरत पड़ने पर अमेरिका ईरान युद्ध में अपनी जान तक कुर्बान करने को तैयार है। ईरान की संसद के स्पीकर और कई सीनियर राजनीतिक नेताओं ने भी मुश्तबा के नेतृत्व का स्वागत किया। असेंबली ऑफ एक्सपर्ट्स ने घोषणा करते हुए देशवासियों से नए नेता के प्रति निष्ठा जताने और एकजुट रहने की अपील की। ईरान के सीनियर नेता अली लारिजानी ने कहा है कि दुश्मनों को लगा था कि अली खामेनेई की हत्या के बाद ईरान कमजोर पड़ जाएगा, लेकिन कानूनी प्रक्रिया के जरिए नया नेता चुन लिया गया है और देश मजबूती से खड़ा है। और नए सुप्रीम लीडर के ऐलान के कुछ ही घंटों बाद ईरान ने युद्ध के मोर्चे पर भी आक्रामक रुख दिखाया। IRGC ने वीडियो जारी कर दावा किया कि उसने इजराइल और क्षेत्रीय लक्ष्यों की ओर कई मिसाइलें दागी हैं। इनमें खुर्रम शहर, फतेह, खैबर और कद्र जैसी मिसाइलों का इस्तेमाल बताया गया है। लगातार हमलों को देखते हुए ही अमेरिका ने अपना तीसरा एयरक्राफ्ट कैरियर जॉर्ज H.W. बुश ईरान की तरफ भेजा है।
लेकिन मुश्तबा को लेकर एक और बड़ी बात यह है कि जो ट्रंप ये कह रहे थे कि उन्हें ये कतई मंजूर नहीं है कि खामेनेई के बेटे मुश्तबा ईरान के सुप्रीम लीडर बने। एक्सियोस को दिए इंटरव्यू में ट्रंप ने साफ कहा था कि हमें ईरान की पुरानी सोच वाला कोई भी नेता मंजूर नहीं है। हम ईरान में शांति और भाईचारा लाने वाला चेहरा देखना चाहते हैं, न कि कोई ऐसा जो फिर से अमेरिका और इजराइल के खिलाफ युद्ध छेड़े। और मुश्तबा के सुप्रीम लीडर बनने के बाद जब ट्रंप से मुश्तबा के बारे में पूछा गया तो इस सवाल पर ट्रंप ने कोई स्पष्ट बयान देने के बजाय सिर्फ इतना ही कहा कि देखते हैं क्या होता है। यानी डोनाल्ड ट्रंप ने द टाइम्स ऑफ इजराइल के साथ बातचीत में मुश्तबा के चयन की सीधी आलोचना करने से मना कर दिया। आपको बता दें कि रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने ईरान के नए सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामेनेई को पद संभालने पर बधाई दी है। पुतिन ने कहा कि उन्हें भरोसा है कि मुश्तबा खामेनेई अपने पिता अली खामेनेई के काम को सम्मान के साथ आगे बढ़ाएंगे और कठिन परिस्थितियों में ईरान की जनता को एकजुट रखेंगे। इतना ही नहीं, आगे पुतिन ने ये भी आश्वासन दिया है कि रूस आगे भी ईरान के साथ खड़ा रहेगा और रूस तेहरान का पूरा समर्थन करता है। इस बीच चीन ने भी ईरान के नए सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामेनेई को निशाना बना जाने की किसी भी कोशिश का विरोध किया है। चीन ने ईरान में मुश्तबा खामेनेई के चुनाव पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि ये पूरी तरह ईरान का आंतरिक मामला है। अब सवाल ये है कि क्या रूस और चीन ने जिस तरह से मुश्तबा का समर्थन किया है, क्या इसीलिए डोनाल्ड ट्रंप मुश्तबा खामेनेई पर कोई टिप्पणी करने से बच रहे हैं? अमेरिकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल ने ट्रंप पर तीखी टिप्पणी की है। उसने लिखा है कि IRGC के करीबी मुश्तबा का सुप्रीम लीडर बनना ये दिखाता है कि ट्रंप की अब तक की सारी कोशिशें नाकाम हो गई हैं। ये साफ हो गया है कि ईरान उनके आगे सरेंडर नहीं करेगा। इसके विपरीत अब ईरान को पहले से भी कहीं ज्यादा कट्टर लोग चलाएंगे। अब 56 साल के मुश्तबा खामेनेई के कमान संभालने के बाद ये तय हो गया है कि ईरान झुकेगा नहीं, बल्कि आखिर तक लड़ेगा। वो अमेरिका और इजराइल के खिलाफ बेहद सख्त रुख जारी रखेगा। जबकि ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने आरोप लगाया है कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को ईरान के खिलाफ युद्ध के लिए उकसाया गया। उनका दावा है कि अमेरिकी सेनेटर लिंडसे ग्राहम और इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने मिलकर साजिश रची। अब जिस तरह से मुश्तबा के सवाल पर ट्रंप कन्नी काट रहे हैं और ईरान डोनाल्ड ट्रंप पर कोई भी टिप्पणी करने से बच रहा है, ऐसे में सवाल यही है कि क्या ईरान और अमेरिका बातचीत की टेबल पर आना चाहते हैं? आज तक ब्यूरो। एक बड़ी खबर इस समय मुंबई से आ रही है और खबर यह है कि मुंबई के रेस्टोरेंट्स में सिलेंडर की कमी हो गई है। LPG सिलेंडर्स नहीं मिल रहे हैं, रेस्टोरेंट्स परेशान हैं। खबर मुंबई से आ रही है कि वहां पर रेस्टोरेंट्स में खाना नहीं बन पा रहा है, सिलेंडर की कमी का बड़ा दावा किया गया है। प्रणय, क्या खबर है ये, किस तरह, और ये क्या कमी को हम सीधे सीधे इस युद्ध से जोड़कर देखें या कोई और कारण? निश्चित रूप से इस युद्ध से जोड़कर देखा जाना चाहिए इसे, क्योंकि LPG की सप्लाई का, चूंकि कतर के साथ और खास तौर पर खाड़ी के इलाके से बड़ी पैमाने पर सप्लाई आ रही थी, इसका संकट ज्यादा बड़ा होता नजर आ रहा है फिलहाल। क्योंकि मैंने भी कई लोगों से बात करने की कोशिश की, उनका कहना है कि कमर्शियल, चूंकि पेट्रोलियम मिनिस्ट्री की तरफ से निर्देश दिए गए हैं कि इस समय जो खासा जोर है वो डोमेस्टिक LPG सप्लाई पर दिया जाए, जो कमर्शियल की सप्लाई है उस पर कुछ रेस्ट्रिक्शंस लगाए गए हैं, पाबंदियां लगाई गई हैं। तो जाहिर तौर पर घरों के अंदर जो गैस सिलेंडर जाते हैं उसकी आपूर्ति तो सुनिश्चित की जाएगी, लेकिन जो कमर्शियल सिलेंडर्स हैं उनकी उपलब्धता को लेकर चिंता बढ़ रही है। और यही वजह है कि रेस्टोरेंट्स के अंदर रेस्ट्रिक्ट किया जा रहा है। लेकिन इसका दूसरा असर सही ये है कि जो इंडस्ट्रियल यूज के लिए गैस काम आती है उसके ऊपर भी पाबंदियां लग रही हैं, उसके ऊपर भी रेस्ट्रिक्शन हो रहा है। तो ये निश्चित रूप से ये बताता है कि इस युद्ध का जो असर है वो आपके हमारी रोजमर्रा जिंदगी पर भी अब नजर आने लगा है, चाहे तेल के दाम हो, चाहे गैस की उपलब्धता हो। एक और बड़ी खबर इस समय हम आपको बता दें, अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप सुबह और युद्ध के बीच IAEA का एक बड़ा बयान आया है और वो बयान यह है इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी का कि 200 किलो से अधिक यूरेनियम इस्फहान में सुरक्षित है। और ये बड़ा बयान आया है। सुमित, आप तो होकर आए वहां पर, इसका क्या मतलब हम निकालें, क्या समझें? बिल्कुल, अभी अगर आप देखें सईद, इससे पहले भी करीबन 450 इनरिच यूरेनियम को लेकर बड़े सवाल उठ रहे थे। इसके अलावा यह भी कहा जा रहा था कि आखिरकार जब 60% तक यूरेनियम इनरिच कर लिया गया है तो वो यूरेनियम की मात्रा कहां है, यानी वो 450 kg का यूरेनियम कहां है। और आपको एक भी बता दूं कि विटकॉफ की तरफ से कहा गया था कि अगर 60% तक ईरान की एजेंसी पहुंच गई है तो 90% तक, यानी 90% जब इस पूरे इनरिच यूरेनियम को न्यूक्लियर वेपन
में तब्दील किया जा सकता है, उसमें महज 10 से 12 दिन का समय लगता है। तो ये मेजर कंसर्न अमेरिका और इजरायली फोर्सेस के सामने था। लेकिन अब कहा जा रहा है, क्योंकि इस्फहान पर कई बार अमेरिका की तरफ से अटैक किए गए हैं उनकी यूरेनियम इनरिचमेंट साइट्स के ऊपर, लेकिन कुछ प्रभाव पड़ा नहीं। तो अब एक बार फिर से आईएई की तरफ से कहा जा रहा है कि हो सकता है कि 200 केजी से ज्यादा यूरेनियम वहीं पर स्टोर किया गया हो और अब तक ईरान ने उसको छेड़ा ना हो। लेकिन यह भी बड़ा सवाल है कि आखिरकार अगर अभी तक नहीं छेड़ा गया होगा तो उसका क्या उसके हालात होंगे, क्योंकि लगातार अमेरिका की तरफ से उन इलाकों में अटैक किए जा रहे हैं। बेरूत लेबनान से अशरफ वानी हमारे संवाददाता हैं और वहां अमेरिकी सेना जो है वो 200 गांवों को खाली करवाकर हिजबुल्लाह के खिलाफ ऑपरेशन कर रही है। क्या खबर है अशरफ? बिल्कुल सही। दरअसल यहाँ पर इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच आमने सामने की लड़ाई अब शुरू हो गई है। कई इलाकों में आज भी जो है इजरायली सेना ने जो है जमीनी इन्वेजन शुरू किया है, जिसको ग्राउंड इन्वेजन हम आम भाषा में कहते हैं। लेकिन हिजबुल्लाह का कहना है कि वो इसी बात का इंतजार कर रहे थे कि ग्राउंड इन्वेजन कब जो है इजरायली सेना करेगी, क्योंकि जब जो एरियल स्ट्राइक्स इजराइल की तरफ से पिछले एक हफ्ते के दौरान पूरे लेबनान में जारी थी, उसका कोई तोड़ नहीं है हिजबुल्लाह के पास, ना ही लेबनान की सरकार के पास, क्योंकि कोई एयर डिफेंस सिस्टम यहाँ लेबनान की सरकार के पास नहीं है, तो उनका कोई तोड़ नहीं है। लेकिन जो जमीनी युद्ध है, जो ग्राउंड बैटल है, उसमें कहीं ना कहीं हिजबुल्लाह को महारत भी है। और हिजबुल्लाह ने कल ही 2 इजरायली सैनिकों को मारकर यह साबित कर दिया कि वो इतना आसान ग्राउंड इन्वेजन इजरायली सेना के लिए नहीं है जितना वो चाहते हैं। यही कारण है कि उन्होंने जो सीमा से सटे करीब 200 गांव जिनकी आप बात कर रहे थे, पहले 50 गांवों की बात हो रही थी, जो लेतानी रिवर के उत्तर में थे, उनको कहा गया था कि दक्षिण की ओर वो जाए लेतानी रिवर के, यानी लेतानी रिवर तक पूरा इलाका खाली करे। लेकिन इसका लाभ जो है वो हिजबुल्लाह ने इस तरह उठाया है कि उन्हें ये शक था कि जो लेतानी रिवर में गांव वाले रहते हैं उनमें से कई सारे मोसाद के एजेंट हैं जो हिजबुल्लाह की गतिविधियों को लेकर इजराइल को खबर देते हैं। तो वो भी उस बात से खुश हैं और अब ये पूरा मैदान जो है हिजबुल्लाह के लिए खुल गया है इजरायली सेना के साथ 1 to 1 लड़ने के लिए। दूसरी महत्वपूर्ण बात सही जो यहाँ पर है, ईरान जो है, ईरान बहुत ताकत लगा रहा है हिजबुल्लाह के पीछे, क्योंकि ईरान से दागे गए मिसाइल और ड्रोन जो है वो रास्ते में ही नष्ट हो रहे हैं, चाहे खाड़ी के देशों में हो, चाहे फिर समुद्र में हो। लेकिन जो ड्रोन और मिसाइल लेबनान से दागे जाते हैं हिजबुल्लाह की तरफ से, जाहिर है उसमें ईरान के रेवोल्यूशनरी गार्ड्स की पूरी मदद है और उनकी पूरी तरह से डायरेक्शंस भी हैं और टेक्निकली मदद भी है। वो जो है वो ड्रोन कुछ मिनटों में इजराइल के भीतर सेंध मारते हैं और नीचे पूरे टारगेट्स को हिट करते हैं। उनमें से आज शाम को ही हमने देखा कि 2 जो मिसाइल हैं वो सटीक निशाने पर इजराइल में लगे हैं। एक में एलोन मस्क की जो स्टारलिंक है उसके एक ढांचे को पूरी तरह से एक मिसाइल ने ध्वस्त कर दिया। दूसरा मिसाइल जो है वो भी एक सेटलर के इलाके में जाके गिरा है और ये कहीं ना कहीं इजराइल के लिए बहुत बड़ी चिंता बढ़ा सकता है, क्योंकि 1 साल के युद्ध के बाद 2024 में जो यहां से पलायन कर चुके थे 1 लाख के करीब आबादी, वो दोबारा जो है पलायन करने पर मजबूर हो गए हैं। उनकी तरफ से इजरायली सरकार को घेरा जा रहा है कि उनके पास कोई सुरक्षा नहीं है। तो जाहिर है कि ये कहीं ना कहीं इजराइल के लिए एक बड़ी चुनौती बन रहा है। बहुत धन्यवाद, आप ख्याल रखिएगा अपना। आइए अब हम आपको दिखाते हैं अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच युद्ध से तेहरान में अचानक से एक अजीब सा कोहराम मच गया। जी हां, तेहरान का आसमान गहरे काले जहरीले धुएं से भर गया और कई जगहों पर काली बारिश ने लोगों में डर और खौफ पैदा कर दिया। ईरान के बीनाब में स्कूल पर हुए हमले को लेकर भी एक बड़ा खुलासा हुआ है, क्योंकि दुनिया ये जानना चाहती है कि स्कूल पर यह हमला किसने क्यों किया और 175 छात्राओं की मौत का जिम्मेदार आखिर है कौन। क्या है तेहरान में काली बारिश का पूरा सच? क्या तेहरान के आसमान से बरसने लगा तेल? काले धुएं के बीच अजीब बारिश से कैसे दहल उठे लोग? क्या बारूदी जंग अब केमिकल वॉर में बदल रही है? क्या ईरान की आग में पूरी खाड़ी का दम घुट जाएगा?
ये तस्वीरें ईरान की राजधानी तेहरान की हैं। आप देख सकते हैं सड़कों के किनारे आग की लपटें उठ रही हैं, तो आग और धुएं का भयंकर गुबार आसमान की तरफ उठ रहा है। आपको बता दें कि इजराइल ने तेहरान में रात भर बमबारी की, जिसमें तेहरान और आसपास के 4 प्रमुख तेल डिपो और रिफाइनरियों को निशाना बनाया गया, जिसके बाद कई जगहों पर भीषण आग लग गई और वहां से उठे घने काले धुएं ने बादलों का रूप ले लिया। धुएं से बने बादल से हुई बारिश में तेल की बूंदें देखने को मिली। इससे इमारतें, वाहन और सड़कें गंदी हो गईं। विशेषज्ञों ने इस तेल की बारिश को जहरीले हाइड्रोकार्बन और एसिड रेन का मिश्रण बताया है। वहीं तेहरान के गवर्नर ने आपातकालीन मास्क पहनने की सलाह दी। ईरानी सरकारी मीडिया ने बताया कि इजराइल ने कई तेल रिफाइनरियों पर बमबारी की है। इनमें पूर्वोत्तर तेहरान में स्थित अद्धासिया तेल गोदाम, शहर के उत्तर में स्थित शहरान तेल डिपो, दक्षिणी तेहरान में एक तेल रिफाइनरी और पड़ोसी अलबोरस प्रांत के कराज में स्थित एक तेल डिपो शामिल हैं। इजरायली सेना ने हमलों की पुष्टि करते हुए कहा कि उसने ईरान के इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर से संबंधित ईंधन भंडारण परिसरों को निशाना बनाया था, जिनका इस्तेमाल सैन्य इकाइयों को ईंधन वितरित करने के लिए किया जाता था। आपको बता दें कि इन हमलों में एक स्थल पर मौजूद 4 टैंकर चालकों के मारे जाने की खबर है। हमलों के कारण लगी आग घंटों तक जलती रही, जिससे काले धुएं के बड़े बड़े गुबार हवा में फैल गए। बाद में इस धुएं ने घने बादल बना लिए, जिससे बारिश हुई और तेल के अवशेष राजधानी के कई हिस्सों में फैल गए, जहां लगभग 10 मिलियन लोग रहते हैं। ईरान की रेड क्रिसेंट सोसाइटी ने चेतावनी दी है कि बारिश में जहरीले हाइड्रोकार्बन यौगिकों के साथ साथ सल्फर और नाइट्रोजन ऑक्साइड भी हो सकते हैं। ये पदार्थ केमिकल बारिश का कारण बन सकते हैं और सांस लेने में कठिनाई और त्वचा में जलन सहित स्वास्थ्य संबंधी जोखिम पैदा कर सकते हैं। संगठन ने निवासियों को घर के अंदर रहने, घरों के खुले हिस्सों को गीले कपड़ों से ढकने और बारिश के पानी से दूषित हुए कपड़ों को हटाने की सलाह दी। साथ ही वाहनों और इमारतों के बाहरी हिस्सों को धोने की भी सिफारिश की गई, ताकि जहरीले अवशेष बाद में हवा में धूल बनकर न फैलें। अब सवाल यह है कि क्या इजराइल ने जानबूझकर तेल डिपो और रिफाइनरी को निशाना बनाया है ताकि तेहरान में जहरीली बारिश हो और हाहाकार मच जाए। और अब आपको दिखाते हैं ईरान में स्कूल पर हुए हमले पर बड़ा खुलासा। क्या ईरान के स्कूल पर अमेरिकी टॉम हॉक मिसाइल से हमला हुआ? ईरान के स्कूल में 175 छात्राओं की मौत का गुनहगार कौन है? जी हाँ, दक्षिणी ईरान के मिनाब शहर में युद्ध के पहले ही दिन एलिमेंट्री गर्ल्स स्कूल पर हमले को लेकर भी बड़ा खुलासा हुआ है, क्योंकि स्कूल पर हमले को लेकर सबसे बड़ा सवाल ये था कि 175 मासूम और बेगुनाह छात्राओं की जान किसने ली। शुरुआत में शक की सुई इजराइल की ओर घूमी थी, लेकिन इजराइल ने इससे साफ इनकार कर दिया था। और अब ईरान के एक स्कूल पर हुए घातक हमले को लेकर नया वीडियो सामने आया है और ये वीडियो ईरान की मेहर न्यूज एजेंसी ने जारी किया है। वीडियो में एक बिल्डिंग पर मिसाइल गिरती हुई दिख रही है। इसके बाद हवा में गहरा धुआं उठ जाता है। बड़ी बात यह है कि इन्वेस्टिगेटिव ग्रुप बेलिंगकैट के रिसर्चर ट्रेवर बॉल ने वीडियो को स्कूल के पास एक जगह पर जियो लोकेट किया है। उन्होंने बताया कि ये एक टॉम हॉक क्रूज मिसाइल है जो सिर्फ अमेरिका के पास है। लेकिन इस घटना का आकलन करने में मुश्किल यह है कि विस्फोट से मिले बम के टुकड़ों की तस्वीरें उपलब्ध नहीं हैं। युद्ध के दौरान किसी भी स्वतंत्र एजेंसी ने जांच के लिए घटना स्थल का दौरा नहीं किया। आपको बता दें कि डोनाल्ड ट्रंप से जब मिनाब स्कूल पर हमले के बारे में पूछा गया था, तो उन्होंने साफ तौर पर कह दिया था कि ये ईरान का काम है। Did the United States bomb a girls' elementary school in southern Iran on the first day of the war and kill 175 people? Based on what I've seen, that was done by Iran. Is that true, Mr. Hegseth? It was Iran who did that? We're certainly investigating. Still But investigating. the only side that targets civilians is Iran. We think it was done by Iran. लेकिन बेलिंगकैट की जांच ने अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के इस दावे पर सवाल उठा दिए हैं। 28 फरवरी को यह हमला दक्षिणी ईरान के जिस मिनाब शहर में हुआ था, लड़कियों का स्कूल IRGC बेस के करीब था। अमेरिकी रक्षा मंत्री का कहना है कि वो अभी इसकी जांच कर रहे हैं कि यह हमला कैसे हुआ और इसके पीछे कौन है। आज तक ब्यूरो।
हमारे साथी सुमित हमारे साथ लगातार बने हुए हैं, हम उनसे बात करेंगे, लेकिन उससे पहले हम आपको ये बता दें कि ईरान की विध्वंसक मिसाइलों और ड्रोन के आगे कैसे अमेरिका का एयर डिफेंस सिस्टम पूरी तरह से फेल हो गया है। ईरान के आगे यूएस का डिफेंस सिस्टम फेल, यूएई सऊदी जॉर्डन में थाट पर वार। 22,000 करोड़ का डिफेंस सिस्टम स्वाहा, ईरानी मिसाइलों ने अमेरिकी चक्रव्यूह भेदा। ईरान की मिसाइलों को कैसे रोकेंगे ट्रंप? ईरान ने जिन देशों पर अब तक हमले किए हैं उनमें कतर, कुवैत, सऊदी अरब, बहरीन, यूएई, इराक और जॉर्डन शामिल हैं। वहीं इजराइल के खिलाफ भी ईरान ने अपनी विध्वंसक मिसाइलों का मुंह खोल रखा है। हर दिन हर मिनट इजराइल की राजधानी में युद्ध वाला सायरन बज रहा है। पिछले कुछ संघर्षों से इस बार का इजराइल के लिए अलग संघर्ष इसलिए है क्योंकि इस तरह की जो अलार्म्स आप सुनते हैं उसकी संख्या जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। दिन में हर कुछ देर में इस तरह का एक अलार्म जहां पर लोगों से कहा जाता है कि जल्दी से जल्दी वो किसी सुरक्षित जगह पर पहुंच जाएं। हम भी वही कोशिश कर रहे हैं क्योंकि ये भी एक सीवियर थ्रेट में आ रहा है और कहा गया है कि एक्सट्रीम कॉशन इस समय सबको उठाना है। अमेरिका का एयर डिफेंस सिस्टम थाड हो या फिर इजराइल का अभेद माने जाने वाला आयरन डोम एयर डिफेंस सिस्टम, ईरान की विध्वंसक मिसाइलों को रोकने में दोनों नाकाम रहे हैं। ईरान ने सऊदी अरब में अमेरिकी एयरबेस को निशाना बनाया, यूएई में अमेरिकी ठिकानों पर हमले किए। वहीं जॉर्डन में ईरान ने अमेरिका के सुरक्षा चक्रव्यूह को सिर्फ भेदा नहीं बल्कि तबाह कर दिया। एक रिपोर्ट के मुताबिक जॉर्डन के मुवफ्फक सॉल्टी एयरबेस पर लगे अमेरिकी थाड के रडार सिस्टम को ईरान ने बर्बाद कर दिया है। एक थाड सिस्टम की कीमत करीब 22,000 करोड़ रुपए है, जबकि इसके रडार सिस्टम की कीमत 2700 करोड़ रुपए है। यही वो रडार सिस्टम है जिसे अमेरिका की आंखें माना जाता है, क्योंकि थाड का रडार ही दुश्मन की विध्वंसक मिसाइलों को ट्रेस और ट्रैक करता है। लेकिन ईरानी सेना ने अमेरिका के एयर डिफेंस सिस्टम को निशाना बनाया। यही नहीं, ईरान ने अपने घातक ड्रोन से कतर में अमेरिका के अलुदीद एयरबेस पर AN/FPS 132 अर्ली वार्निंग रडार सिस्टम को तबाह कर दिया, जिसकी कीमत 92 अरब रुपए के करीब थी। इससे पहले ईरान ने बहरीन के मनामा में अमेरिकी नौसेना के 5th फ्लीट हेडक्वार्टर पर भी हमला किया था, जिसमें 2 सैटेलाइट कम्युनिकेशन टर्मिनल और कई बड़ी बिल्डिंगें तबाह हो गईं। ठीक ऐसे ही यूएई की अल रुबाइस इंडस्ट्रियल सिटी में तैनात अमेरिकी थाड सिस्टम को भारी नुकसान पहुंचाया था। भले ही अमेरिका और इजराइल लगातार ईरान पर भीषण बमबारी कर रहे हों, लेकिन ईरान के हमलों में मिडिल ईस्ट को भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है। यही वजह है कि अब कतर ईरान पर धोखा देने का आरोप लगा रहा है। और युद्ध से जुड़े अब तक की सबसे बड़ी खबर यह है कि अभी भी कुछ देर पहले खबर आई है, अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप सुबह 4 बजे भारतीय समय के अनुसार प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। ये काफी महत्वपूर्ण हो सकती है। तुर्की ने कहा है कि बातचीत करो, युद्ध रुकना चाहिए। यूएई पहले ही कह चुका है, लेकिन ट्रंप क्या कहेंगे, क्या अंदाजा सुमित हम लगा सकते हैं? देखिए, मुझे लगता है कि पॉसिबिलिटी ये है कि डोनाल्ड ट्रंप कुछ नए पहलू सामने रख सकते हैं। हालांकि देखिए, अगर वो एकाएक इस तरीके के वॉर एंड करने की बात कहते हैं तो उसके पीछे कोई बहुत बड़ा आधार हो सकता है, या डोनाल्ड ट्रंप पर प्रेशर हो सकता है। और प्रेशर सिर्फ और सिर्फ तुर्की का नहीं हो सकता, प्रेशर उनका डोमेस्टिक भी है। आप देखिए कि उनकी मीडिया की तरफ से, खासतौर पर उनके लोगों की तरफ से सवाल उठ रहे हैं कि आप बार बार अपने ऑब्जेक्टिव को क्लियर क्यों नहीं कर पा रहे। पहले आपने बोला रिजिम चेंज, फिर आपने बोला बैलिस्टिक मिसाइल, फिर आपने बोला न्यूक्लियर, और लगातार अमेरिका को इसमें आप घसीटते ही जा रहे हैं। और इसका सबसे बड़ा खामियाजा सईद ये भी हो रहा है कि अमेरिका के जो अलाइज हैं, जो लगातार उनके साथ खड़े होते हैं, वो भी अब सवाल उठा रहे हैं कि इन ऑब्जेक्टिव को कहां तक हम लेकर जाएंगे, कब तक हम खींच सकते हैं। तो मुझे लगता है कि शायद इन चीजों से बचने के लिए ये ऑपरेशन की कैपेबिलिटीज के बारे में, कुछ अचीवमेंट के बारे में भी जिक्र कर सकते हैं। लेकिन देखिए, डोनाल्ड ट्रंप है, इसके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। आपसे सिर्फ, ठीक है, आप जो कह रहे हैं, इस बात की कितनी संभावना है सुमित अब कि कह दें कि भाई हो गया, हमने उनके सारे ठिकानों को बर्बाद कर दिया, उनकी मिसाइल्स को ख़त्म कर दिया। नेवी का तो पहले से दावा कर दिया है कि हमने नेवी तो समाप्त ही कर दी है,
एक भी वॉरशिप नहीं बचा है ईरान का। देखिए संभावना तो बहुत पहले से लगाई जा रही है सईद कि देखिए अब तो अमेरिका ने जो अपने संभावित गोल कहे थे वो तो पहले ही दूसरे दिन के अंदर अचीव हो गए थे, लेकिन उससे ज्यादा अमेरिका से ज्यादा इजराइल को कैसे आप रोकेंगे? अगर अमेरिका बैकफुट करता तो फिर इजराइल अकेला रह जाएगा, वो अमेरिका होने नहीं देगा। और अगर क्या ट्रंप इजराइल को नहीं बोलेंगे? देखिए ट्रंप ने तो पिछली बार भी 2025 में भी इजराइल को बोला था, लेकिन रुका नहीं था। इजराइल को उसके ऑब्जेक्टिव जब तक क्लियर नहीं हो जाते, मुझे लगता है इजराइल नहीं रुकेगा। बहुत धन्यवाद सुमित आपका। दस्तक में आज के लिए बस इतना ही। ट्रंप सुबह प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, महत्वपूर्ण होगी। और आज तक पर हम लगातार लाइव हैं। सुबह 4 बजे भी जैसे ही ट्रंप प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, आप आज तक पर उसे लाइव देखेंगे। हमारे साथी सब लोग मौजूद रहेंगे। दस्तक में आज के लिए फिलहाल इतना ही। आप प्लीज अपना बहुत ख्याल रखिएगा। शुभ रात्रि।